2005 में अगस्त के महीने में इंग्लैंड इस तरह से जश्न मना रही थी जिस तरह से शायद इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी नहीं बनाया था। ऐसा क्या था जो पूरे इंग्लैंड को एक साथ ले आया था? एशेस 2005 एक ऐसी आइकॉनिक सीरीज है जिसका मेंशन बहुत बार आता है। शायद BGT 2001 को टक्कर देने वाली एक ऐसी सीरीज जो सीरीज से पहले ही बहुत डिस्कशन पॉइंट में थी। रीज़न, पिछले 16 सालों तक 1989 से लेके 2005 तक ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीतता आ रहा था। 8 बैक टू बैक एशेज वो जीते थे और इस बार भी वो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी, तो इसलिए सबको उम्मीद थी कि वो शायद इंग्लैंड को रौंद देगी। इंग्लैंड 90s में, जबकि 1981 में रैंक 1 टीम से 90s आते आते काफ़ी नीचे चली गई, तो 99 में जब न्यूजीलैंड से होम टेस्ट सीरीज हारी थी तो अपना बॉटम देख चुके थे। पर उसके बाद 2002-2003 से इस टीम ने रिवाइव किया और मार्च 2004 से इस एशेस तक वो 18 टेस्ट मैचेस में से 14 टेस्ट मैच जीते थे और 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए, तो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। तो एक अच्छी फॉर्म में इंग्लैंड आई थी सीरीज में, 6 बैक टू बैक सीरीज जीत के आई थी, तो और वर्ल्ड की वर्दी नंबर 2 टीम थी। तो ये बहुत तगड़ी सीरीज थी जहां पे वर्ल्ड की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की नंबर 2 टीम इंग्लैंड से उन्हीं के घर में भिड़ने वाली थी। सीरीज से पहले बहुत सारे बिल्डअप्स थे। हामिसन को लेके, फ्लिंटॉफ को लेके, एशली जाइल्स के रोल को लेके बहुत डिस्कशन था कि जो काम शेन वॉर्न करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या वैसा सा कुछ हल्का फुल्का भी एशली जाइल्स कर पाएंगे? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क था। पर सीरीज जब शुरू हुई, पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स का, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बैट करने आई। हामिसन ने अपनी बैक ऑफ द लेंथ बॉल से दिखाया कि वो कितने इम्प्रूव्ड बॉलर हैं। उन्होंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप धराशायी कर दी और 190 पे उन्हें समेट दिया। 5 विकेट हॉल, बैक ऑफ द लेंथ बॉल, बाउंसर, सबसे लॉर्ड्स की उस पिच पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाच नचा दिया। पर जब ऑस्ट्रेलिया बॉल करने आई तो स्लोप जो है लॉर्ड्स की, इस तरह से जो एक स्लोप आती है लॉर्ड्स में, वहाँ पे पवेलियन एंड से मैकग्राथ ने इंग्लैंड के पूरे डंडे बिखेर के रख दिए। स्टार्ट ही बहुत बुरा हुआ और उस स्लोप के साथ जो मैकग्राथ बॉल को अंदर लेके आ पा रहे थे उसका कोई इंग्लैंड के पास जवाब ही नहीं था। 190 स्कोर करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे लीड लेने का मौका मिला और इंग्लैंड को भी उन्होंने 150 के आसपास ऑल आउट कर दिया। सेकेंड इनिंग्स जब आई ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने बहुत तगड़ी बैटिंग की और इस सेकेंड इनिंग्स में एशली जाइल्स का जहाँ पे रोल था वो बहुत क्रिटिसाइज हुए, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बहुत आसानी से उनके अगेंस्ट रन्स आए और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो फिर से कोलैप्स की और बुरी तरह इस टेस्ट मैच को हार गए। इस टेस्ट मैच के बाद बातें उठी कि जो टेस्ट मैच से पहले मैकग्राथ ने 5-0 की स्कोर लाइन की बात की थी शायद वो ट्रू होगी। उसके बाद टीम्स मूव करी एजबास्टन की तरफ, बर्मिंघम में। वहाँ पे सेंट्रल इंग्लैंड में एक्सपेक्टेड होता है कि पिच काफ़ी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और उस पिच पे जो 1990s से रिकॉर्ड चल रहा था कि पिछले 13 टेस्ट मैचेस में 12 बार टीम बॉलिंग फर्स्ट हैव वन द टेस्ट मैच, उसी को दिमाग में रख के रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। बट एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज़ हुई जिसने उस पूरी सीरीज का रुख बदल के रख दिया। प्रैक्टिस करते हुए मैच से 1 घंटा पहले मैकग्राथ रग्बी खेल रहे थे और उस टाइम पे एक स्ट्रे सी पड़ी हुई लेदर बॉल पे उनका पैर पड़ गया और उनका लिगामेंट टेयर होने के चलते हुए इस मैच को नहीं खेल पाए। कैस्प्रोविक खेले उनकी जगह और क्लियरली दिखा कि इंग्लैंड की जैसे कि जान में जान आ गई है। उन्होंने सिर्फ 79 ओवर्स में सिंगल डे में 407 रन खड़े कर दिए। 400 से ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम 1938 में कंसीड किए थे। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस तरह की बैटिंग इंग्लैंड ने वहाँ पे करके दिखाई और जब ऑस्ट्रेलिया बैट करने आई तो सिर्फ 308 रन मार पाई और 99 की एक बहुत बड़ी लीड उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड को दे दी। जब लगा इस टेस्ट मैच को शायद इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत जाएगी, वहाँ पे एक मैजिशियन शेन वॉर्न, उनका कुछ और ही प्लान था। फर्स्ट इनिंग्स में भी 4 विकेट्स ले पाए थे और सेकेंड इनिंग्स में जब वो बॉल करने आए तो उन्होंने इंग्लैंड के पूरे धज्जियां उड़ा के रख दी और 6 विकेट हॉल के साथ उन्होंने इंग्लैंड को 180 के आसपास ही समेट दिया। सिर्फ एक बल्लेबाज एंड्रू फ्लिंटॉफ एक बहुत शानदार 73 की नॉक खेल पाए और उन्होंने दिखाया क्यों उस टाइम पे वो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर कहलाए जाते थे। बैटिंग करने आई जब ऑस्ट्रेलिया, 282 का टारगेट था, लग रहा था कि अचीव हो सकता है कि आपको सबको पता है कि एजबास्टन में 4th इनिंग्स में इजीली टोटल्स वहाँ पे चेज होते हैं। इंडिया ने भी 2022 में वहाँ पे 370 रन का टारगेट डिफेंड करने में प्रॉब्लम फेस की थी। तो चीज़ें डिफरेंट थी।
वहाँ पे एंड्रू फ्लिंटॉफ ने शायद टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट फायरी ओवर किया। पहले उन्होंने जस्टिन लैंगर को बोल्ड किया और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग को बिल्कुल हवा ही नहीं लगने दी कि वो क्या कर रहे हो। रिकी पॉन्टिंग उस टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर थे और उनको जिस तरह से अपनी बॉलों पे नचाया एंड्रू फ्लिंटॉफ ने, बॉल पढ़ के अंदर आ रही थी, पढ़ के बाहर निकल रही थी, उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था और अल्टीमेटली एक आउटस्विंगर पे वो एज लग के डक पे 5 बॉल डक पे वो बाहर चले गए और वहाँ से 82 for 3 होने पे ऐसा लगा कि शायद ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। पर ऑस्ट्रेलिया ने लड़ने की कोशिश की, फिर एक कोलैप्स हुआ 175 for 8, लगा कि अब कुछ नहीं बचा। वहाँ पे शेन वॉन और ब्रेट ली ने मिलके 9th विकेट के लिए एक पार्टनरशिप बिल्ड की। 220 पे जब थे तो शेन वॉन अनफॉर्चुनेटली हिट विकेट आउट हुए। लास्ट विकेट थी, 60 रन से आज ज़्यादा के रन रिक्वायर्ड थे। कैस्प्रोविक्स आए और उन्होंने भी ब्रेट ली के साथ जुड़ के रन जोड़ने शुरू किए। 279 तक जब स्कोर पहुंच गया, सिर्फ 3 रन दूर थे विक्ट्री से, एक बाउंसर आया हामिसन का जिसे कैस्प्रोविक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, पर वो ग्लव पे लग के कीपर साइमन जोन्स के हाथ में चला गया। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ ये हुई थी कि जब कैस्प्रोविक्स उस बॉल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे तो जिस हाथ में उनका बल्ला था उससे दूसरे हाथ के ग्लव पे बॉल लगी थी। क्रिकेट का ये रूल होता है कि अगर आपका वो ग्लव बैट पे नहीं है तो वहां पे बॉल लगना आउट नहीं होता है। पर इस गर्मा गर्मी में ना तो ये दिमाग में कैस्प्रोविक के आया, बट इस चीज को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने हमेशा याद रखा है। जीजीटी 2021 में इसी तरह से एक बार स्टीव स्मिथ आउट हुए थे मोहम्मद सिराज की बॉल पे, पर उन्होंने वहां पे इस DRS लेना समझा था। उन्हें यही लगा था कि शायद जब बॉल लगी तो ग्लव्स उनके बैट से छूट चुके हैं। तो ये एक दर्दनाक याद बन के रही और शायद उस दौर का और शायद टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ दी आइकॉनिक टेस्ट मैचेस एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के चलते खत्म हुआ। फिर काफिला बढ़ा मैनचेस्टर की तरफ। मैनचेस्टर में एक ओल्ड ट्रैफर्ड की बिल्कुल डेड सी विकेट, मैकग्राथ को आनंद फानन में वापस लेके आया गया। वो पूरी तरह 100% फिट नहीं थे और वहाँ पे इंग्लैंड ने आराम से रन स्कोर किए। एक बहुत विशाल स्कोर उन्होंने खड़ा किया 447 का और उसके बाद उस स्कोर के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का कोई जवाब ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी खासी लीड कंसीड की। इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग में आके 280 रन मारे और उसके बाद उन्होंने 423 का एक विशाल टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में फेस हुए वो, पर रिकी पॉन्टिंग ने दिखाया कि क्यों वो वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर थे। उन्होंने एक शानदार 150 वहाँ पे जड़ा और काफ़ी क्लोज ले गए वो मैच को बचाने के और इवन मैच को जितवाने के भी। 371 for 9 पे मैच खत्म हुआ, पर वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी थी जब 7 विकेट्स बहुत जल्दी उड़ गई थी। शेन वॉन के वो क्रिटिकल रन्स ना आते एंड में तो शायद ये वहीं पे एशेस का ख़त्म हो जाता और किसी तरह से रिकी पॉन्टिंग ने उसे बचाया। रिकी पॉन्टिंग जब आउट हुए तब भी 4 से ज़्यादा ओवर बचे थे लास्ट पेयर के पास और किसी तरह से लास्ट पेयर ने उन ओवर्स को खेल के इस एशेस को जिंदा रखा। तो 3 टेस्ट मैच के बाद 1-1 पे कहानी रुकी, जबकि इंग्लैंड एक अनकंट्रोल्ड एक सबको डिस्ट्रॉय करने वाली ट्रेन बन चुकी थी और वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 टेस्ट मैच हुआ नॉटिंघम में, ट्रेंट ब्रिज के उस ऐतिहासिक ग्राउंड में। फिर से एल्बो इंजरी के चलते मैकग्राथ नहीं थे, उसमें शॉन टेट को लेके आया गया। इंग्लैंड फिर से बैट करने आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया 477 का और बहुत ही ब्रिलियंट 100 वहाँ पे एंड्रू फ्लिंटॉफ से देखने को हमें मिली। ऑस्ट्रेलिया जब बैट करने आई तो ऐसा लगा कि एज ऑफ उनकी पूरी कैंपेन की हवा ही निकल गई है और वो 218 रन पे ही ऑल आउट हो गई। एक मैसिव लीड के चलते इंग्लैंड ने फॉलो ऑन देने का डिसीजन लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत शर्मनाक बात, और वहाँ पे लगता है जैसे कि उस शर्मनाक इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया को जगा के रख दिया। साइमन जोन्स की रिवर्स स्विंगिंग बॉल्स उस पूरी सीरीज में रिवर्स स्विंग इतना बड़ा फैक्टर था और नो डाउट उस सीरीज के बाद ये डिस्कस तक भी हुआ कि शायद बॉल टैंपरिंग की गई थी, जेली बीन्स यूज़ की गई थी इंग्लैंड के द्वारा ताकि बॉल थोड़ी ज़्यादा शाइन करे, थोड़ी रफनेस और शाइननेस में गैप मिले जिसके चलते रिवर्स स्विंग हो। साइमन जोन्स की उस रिवर्स स्विंगिंग बॉल्स के अगेंस्ट किसी तरह से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 387 स्कोर किया और उसके बाद दुनिया के एक म्यूजिशियन ने
ऐसे सोच के रखा था कि शायद ईडन गार्डन 2001 को इस बार रिवर्स ऊनो के साथ उन्होंने बदल के रख देना है। जो 129 रन का एक छोटा सा टारगेट चेस करने इंग्लैंड आई तो वहाँ पे 4 विकेट शेन वॉर्न और 3 विकेट ब्रेटली ने लेके एक बार 116 पे 7 कर दिया इंग्लैंड को। लगा कि शायद जो एशेज का एक आइकॉनिक टेस्ट हम ऑलरेडी एजबास्टन में देख चुके हैं उसे भी शायद ये टेस्ट मैच बीट कर देगा। किसी तरह से एशली जायल्स ने वहाँ पे एंड के रन स्कोर किए और 3 विकेट से इंग्लैंड जीत के एशेज में लीड बना गया 2-1 की। फाइनल टेस्ट मैच ओवल के लंदन के उस ऐतिहासिक ग्राउंड में जनरली हमेशा हमने देखा है कि एशेज का आखिरी टेस्ट मैच वहीं होता है। वहाँ पे एक बैटिंग पैराडाइज मिला। दोनों टीम्स ने पहली इनिंग्स में 370 के आसपास रन स्कोर किए और बारिश के चलते भी थोड़ा सा मैच कर्टेल हुआ। जब सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में लगी और लगा शायद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बराबरी करने की कोशिश कर सकता है, पर वहाँ पे उस सीरीज के फाइंड केविन पीटरसन ने एक बहुत ही शानदार 150 रन की पारी खेल के उस मैच को ऑस्ट्रेलिया के बियॉन्ड कर दिया। एक डेड रबर बन गया वो टेस्ट मैच जिसमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट निकल के आ नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग्स में बैट करने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ वो 4 रन ही बना पाए थे जब बारिश के चलते और बैड लाइट के चलते मैच को जल्दी ख़त्म करना पड़ा और उसके साथ इस आइकॉनिक सीरीज़ का एंड हुआ। 5 मैच की सीरीज़ में एक टेस्ट मैच ऐसा था जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट विकेट पे टेस्ट मैच बचाया। एक टेस्ट मैच इंग्लैंड सिर्फ 2 रन से जीता और एक टेस्ट मैच इंग्लैंड सिर्फ 3 विकेट से जीता। तो आप लॉर्ड्स और ओवल के टेस्ट मैचेस को छोड़ दें तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टेस्ट मैच की जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी बीच में, वो ऐसी थी कि जैसा रोमांच शायद कभी किसी ने नहीं देखा क्रिकेट में। अल्टीमेटली इंग्लैंड ने दिखाया कि क्यों वो वर्दी नंबर 2 टेस्ट साइड है और 16 साल के बाद एशेज वापस इंग्लैंड लौटी। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीरीज और जिसने कहीं ना कहीं एक फायर इग्नाइट कर दी इंग्लैंड क्रिकेट में और उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंग्लैंड जाके वहाँ पे एशेज जीत नहीं पाई है। ड्रॉ कर पाई है पर जीतने का उन्हें चांस अभी तक नहीं मिला है। कोशिश रहेगी बाकी की इसी तरह के आइकॉनिक सीरीज को भी आपके साथ लेके आए इस एशेज की सीरीज में और आप भी अपनी तरफ से प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने की। तब तक बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।